सुरेश, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। ये खनिज क्या होते हैं? क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। उसमें आटा, दूध और चीनी, ये सभी मिलाने के बाद बिस्कुट बनते हैं। और जब आप बिस्कुट को खाते हैं, जब वो पक जाता है और आप उसको खाते हैं, तो क्या आप इनके जो अवयव है, यानी इसमें जो सामान लगा था, उसको अलग अलग देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। ये तो बड़ा रोचक है। आओ, आज हम टीचर से खनिज के बारे में जानते हैं। हाँ, मुझे भी यह सब बहुत रोचक लग रहा है। आज बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के भूगोल का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, का अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि खनिज क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में खनिज कहां-कहां पर वितरित हैं, यानी फैले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। सबसे पहले खनिज की परिभाषा जान लेते हैं कि खनिज क्या होता है। परिभाषा में हम जानेंगे कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज होता है। एक बार फिर से, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज होता है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित वे वस्तुएं जो एक रासायनिक संगठन में, निश्चित रासायनिक संगठन में निर्मित होती हैं, खनिज कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे आप अपने घरों में देखते हैं कि जो फर्श में लगा हुआ पत्थर है या लोहे की बनी हुई कोई वस्तु है, आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इनमें लगी हुई जो वस्तुएं हैं वो खनिजों द्वारा निर्मित होती है। तो खनिज प्रकृति ने बनाए हैं। हम जो वस्तुएं देखते हैं वो मानवीय हस्तक्षेप के बाद, यानी फैक्ट्रियों में बनकर आती हैं, लेकिन खनिज जो हैं वो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज संसाधनों के प्रकार। तो यहां पर आप देख सकते हैं खनिज संसाधनों के प्रकार। खनिज को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। इसी प्रकार अधात्विक खनिजों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिजों में। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम खनिजों को विभाजित कर सकते हैं अलग अलग प्रकारों में। अब हम इनके विषय में, ये जो हमने प्रकार पढ़े हैं अभी, इनके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि धात्विक खनिज
क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, धात्विक खनिजों में जो धातु होती है वो कच्चे रूप में होती है। नाम से स्पष्ट है कि वे खनिज जिसमें धातु हो धात्विक खनिज होते हैं, और यहाँ जो धातु होती है वो कच्चे रूप में होती है। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिसमें द्युति यानी चमक की विशेषता होती है। अगर हम उदाहरणों की बात करें तो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जितने भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई धातु जरूर मिली हुई है। तो वे खनिज जिनमें धातुएं होती हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि धात्विक खनिज जो होते हैं वो दो प्रकार के हमने अभी पढ़े थे। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से? दो प्रकार वो होते हैं लौह और अलोह। सबसे पहले बात करते हैं लौह खनिजों की। लौह खनिजों में उदाहरण में लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। जिनमें लोहा होता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है। लोहे का हमें कैसे पता चले कि क्या इसमें लोहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, चुंबक यानी मैग्नेट का प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें लोहा है या नहीं है। इसके बाद हम बात करें अलोह खनिज की। अलोह खनिज क्या होते हैं? अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातुएं यानी सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड जो अयस्क है, सोने का जो अयस्क है वो दिखाया गया है। तो इसमें लोहा नहीं होता, तो इनको अलोह खनिज कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अधात्विक खनिजों की। अधात्विक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज होते हैं। जैसे कि ये आप पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, अगर हम चुंबक को इसकी तरफ लेकर के जाएंगे तो चुंबक की तरफ ये आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है लोहा नहीं है, इसमें कोई भी धातु नहीं है। लोहा नहीं, इसमें कोई भी धातु नहीं है। यहाँ पर कोयले की अगर बात करें तो इसमें भी कोई धातु हमें नहीं मिलती है। पेट्रोल जो आप गाड़ी में डलवाते हैं वो एक पेट्रोलियम का भाग है, इसमें भी कोई धातु नहीं होती। इसके कारण इसे कहा जाता है अधात्विक खनिज। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि खनिजों को कैसे निकाला जाता है। हमने पढ़ा कि धरती की जो क्रस्ट है, जो परपटी है, वहां पर खनिज मिलते हैं, लेकिन खनिजों को हम कैसे निकालते हैं? कौन कौन सी विधियां हैं जो अपनाई जाती है खनिजों के निष्कर्षण के लिए, यानी इनको निकालने के लिए? तो सबसे पहली विधि होती है खनन, उसके बाद प्रवेधन और आखनन। खनन को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, विवृत खनन और कूप की खनन। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन तीनों विधियों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि खनन क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कोयले को किस तरह से खदानों में से निकालकर उसे किसी अन्य हिस्से में भेजा जा रहा है। धरती के निचले हिस्से में मौजूद चट्टानों में से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। अब हम खनन के
विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहला होता है विवृत खनन। विवृत खनन क्या होता है? विवृत खनन वो खनन होता है खनिज जो कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, यानी भूमि के ऊपर होते हैं। ये खनिज बहुत कम गहरे होते हैं, इसलिए ऊपर का पूरा पार्ट जो है धरती का, मिट्टी का, वो हटा दिया जाता है और वहां से ये खनिज निकाले जाते हैं। इसको हम कहते हैं विवृत खनन। विवृत खनन के बाद खनन का एक और प्रकार है जिसको कहा जाता है कूपक, यानी कूप की खनन। कूप की खनन क्या होता है? गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूप की खनन कहते हैं। जब खनिज बहुत अधिक गहराई में होते हैं तो हमें कुएं खोदने पड़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि एक बहुत गहरा कुआं खोदा गया है और वहां से खनिजों का निष्कर्षण किया जा रहा है। तो जो ज्यादा गहराई पर खनिज होते हैं उन तक पहुंचने के लिए हम ऊपर का पूरा पार्ट नहीं हटाते हैं, एक कुआं खोदते हैं जिसे कूपक कहा जाता है। और इस विधि को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कूप की खनन कहा जाता है। इसके बाद हम एक और जिसका जिक्र कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रवेधन। प्रवेधन क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि धरती के बहुत नीचे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। बहुत गहराई तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? धरती के अंदर पाइपें डालनी पड़ती है, धरती को वेधना पड़ता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रवेधन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे तेल जहां से निकाला जाता है वहां पर इस तरह से धरती के अंदर, और हमारे यहाँ बॉम्बे हाई में तो समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है, तो बहुत गहराई तक हमें पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए जरूरत पड़ती है अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उनका प्रयोग करके गहराई तक पहुंचा जाता है। और इस गहराई तक पहुंचने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे क्या कहा जाता है? प्रवेधन कहा जाता है। कर लेते हैं, ये होती है आखनन। आखनन वह विधि है जिसमें सतह के निकट, ऊपर ही मान लीजिए धरती के ऊपर स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मिट्टी की खुदाई हो रही है, धरती का ये जो ऊपर का धरातल है और इसके बिल्कुल नजदीक ये खुदाई की गई है और यहाँ खनन किया गया है। इस विधि को कहा जाता है आखनन। तो आखनन पृथ्वी की सतह के ऊपर जो स्थित खनिज है उनको आसानी से खोदकर निकालने की प्रक्रिया को आखनन कहा जाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि खनिजों का वितरण पूरी दुनिया में, खनिजों का वितरण कहां-कहां पर कितना है। सबसे पहले हम महाद्वीपों के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कौन से महाद्वीप को? प्यारे बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं और उनके नाम क्या क्या है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि पूरी दुनिया में, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का आपको मैप दिखाई दे रहा है और इसमें क्या दिखाया गया है? विश्व का लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण, लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण दिखाया गया है।
कहाँ कहाँ पर लोहा है दुनिया में, कहाँ पर तांबा है और कहाँ पर बॉक्साइट है। ये 3 धातुएं हैं जिसने पूरी दुनिया का जो रहन सहन है वो बदल दिया है। तो इन तीनों महत्वपूर्ण धातुओं को हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में यहाँ पर बॉक्साइट, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर उत्तर पूर्वी हिस्से में बॉक्साइट पाया जाता है, और यहाँ पर इसका जो पश्चिमी भाग है वहां पर लोहा पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये देखिए एशिया में ये इंडोनेशिया के कुछ भाग हैं, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। इंडोनेशिया का जो उत्तरी भाग है वहां पर बॉक्साइट मिलता है। चाइना में आप देख सकते हैं बॉक्साइट और यहाँ पर लोहा। यहाँ जो रसिया का यानी रूस का जो भाग है वहां पर आपको तांबा भी मिलता है और बॉक्साइट भी मिलता है। एशिया के कुछ हिस्से यहाँ पर ये तांबा पाया जाता है, यहाँ भी तांबा मिलता है। यूरोपियन अगर देशों की बात करें तो वहां पर यहाँ लोहा मिल रहा है आपको, और ये यूक्रेन और रसिया का कुछ पार्ट है जहां पर आपको मिलता है लोहा, बॉक्साइट और तांबा। तीनों धातुएं यहाँ पर मिलती हैं। यूरोपियन देशों की अगर बात करें तो ये कुछ देश हैं जहां पर बॉक्साइट और लोहा, तांबा तीनों धातुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का ये भाग बिल्कुल पूर्वी भाग, यहाँ पर लोहा पाया जाता है। उत्तर में यहाँ पर आपको बॉक्साइट के निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। यहाँ तांबे का निशान दिखाई दे रहा है, यानी दक्षिण अमेरिका के पेरू और ब्राजील ये देश हैं, पेरू और चिली ये देश हैं, यहाँ पर तांबा और लोहा मिलता है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ये जो द्वीपीय देश हैं यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। इसके मध्य भाग में आपको मिलता है तांबा। यहाँ पर बॉक्साइट और लोहा आपको दिखाई दे रहा है। कैनेडियन शील्ड के ऊपरी भाग में आपको मिलता है लोहा, तांबा। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी दुनिया में ये जो 3 धातुएं हैं इनका वितरण किस प्रकार से होता है। अब हम महाद्वीपों के हिसाब से देख लेते हैं कि अलग अलग इनका वितरण कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। जिस महाद्वीप में हम रहते हैं उसका हमें ध्यान होना चाहिए कि एशिया में क्या क्या चीजें मिलती हैं। एशिया में 2 बड़े देश हैं, चीन और भारत। और चीन और भारत दोनों के ही पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। निक्षेप का मतलब होता है भंडार। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, यानी पूरी दुनिया में जितना टिन उत्पादन होता है उसका आधे से ज्यादा भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। कौन कौन से देश पूरी दुनिया में टिन उत्पादकों के रूप में अग्रणी हैं? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 3 देश ऐसे हैं जिसमें टिन उत्पादक हैं ये देश तीनों, और अग्रणी देश हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में कौन कौन सी धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा, इनके भी भंडार एशिया में पाए जाते हैं। मैप के हिसाब से देख लेते हैं। मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर
ये चाइना है, ये इंडिया है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है। ये कुछ देश जो हैं इनमें बहुत सारे निक्षेप हैं इन मुख्य धातुओं के, जैसे मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत बड़े निक्षेप यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। भारत की बात करते हैं, ये जो छोटा नागपुर का ये जगह छोटा नागपुर का पठार कहलाती है और यहाँ पर बहुत सारे खनिजों का निक्षेप यहाँ पर मिलता है। चाइना के हिस्सों को अगर हम देखें तो ये जो हिस्से हैं चाइना के, यहाँ और यहाँ भी, इन हिस्सों में बहुत सारी धातुएं यानी लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलता है और ये जस्ता उत्पादन यानी जिंक के उत्पादन में भी अग्रणी देश हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में भी बहुत सारे खनिजों का निक्षेपण मिलता है और यहाँ पर मलेशिया जो देश है वो भी बहुत ज्यादा टीन उत्पादन में अग्रणी है। तो ये था एशिया महाद्वीप। अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कौन मैप की, यूरोप की। यूरोप क्योंकि एक बहुत ही विकसित देशों को लिए हुए महाद्वीप है और इसके विकसित होने का मुख्य कारण है कि यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। तो लौह अयस्क यूरोप में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये अग्रणी उत्पादक है लौह अयस्क का। इसमें कौन कौन से देश जो हैं वो इसके अग्रणी देश हैं। इसमें रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये 4 देश आपको याद रखने हैं। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों 4 देश आपको याद रखने हैं, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है जो यूरोप का मैप है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रसिया का आधा भाग है ये पड़ता है यूरोप में और आधा रसिया पड़ता है एशिया महाद्वीप में। तो जो यूरोपियन रूस है यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद चर्चा की थी इसने स्वीडन की। यहाँ पर ये स्वीडन देश है, स्वीडन में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यूक्रेन जो देश है वो भी खनिजों से भरा हुआ एक देश है, यहाँ पर बहुत सारे निक्षेप हैं खनिजों के। तो ये 4 देश रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये 4 देश यूरोप में अग्रणी देश हैं खनिजों के निक्षेपण में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले महाद्वीप की जिसका नाम है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। इनके बारे में अलग अलग हम देखेंगे। कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड में होता है और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं। अब हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है ये मानचित्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये कैनेडियन शील्ड है। ये जो प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रदेश है इसको कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सोना, यूरेनियम और लौह अयस्क के विशाल भंडार यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा एक था
पश्चिमी कार्डिलेरा। ये अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है, उसके तट के साथ साथ लगने वाली जो पहाड़ी प्रदेश है, जो माउंटेन्स हैं, उनको कहा जाता है कार्डिलेरा। यहाँ पर भी बहुत सारी खनिजों का निक्षेप मिलता है। एक अपलेशियन जो प्रदेश इसने कहा है वो यहाँ पर है, अपलेशियन प्रदेश। यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। तो यह है मानचित्र से समझना कि उत्तरी अमेरिका में कहां कहां पर खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं एक और महाद्वीप जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आपको 3-4 देश याद रखने हैं: चिली, पेरू, ब्राजील, बोलीविया। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील में बहुत उत्तम क्वालिटी का, उत्तम कोटि का जो लोहा है वो पैदा है, वहां पर मिलता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील में लोहा मिलता है, चिली और पेरू में तांबा मिलता है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। ये ध्यान देना है, ब्राजील और बोलीविया 2 देश हैं जहां पर लौह अयस्क के कारण वहां पर टीन का जो उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब हम इनको विस्तार से मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने पहले जिक्र किया ब्राजील का। तो ब्राजील जो देश है वो लौह अयस्क का बहुत बड़ा उत्पादक है। ये ब्राजील है और ये बोलीविया है। दोनों ही देश टीन उत्पादन में विश्व के गिने चुने देशों में से आते हैं। इसके बाद जिक्र आया था खनिज तेल का, जो मिलता है कोलंबिया और वेनेजुएला। ये कोलंबिया है और ये वेनेजुएला है, यहाँ पर खनिज तेल मिलता है। जिक्र आया था पेरू का, पेरू ये है और चिली ये है। ये पश्चिमी भाग में दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अर्जेंटीना ये है, यहाँ पर भी जो खनिज तेल है वो मिलता है। उसके बाद अफ्रीका, बात करते हैं अफ्रीका की। अगर अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल कहां पर मिलता है? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो अफ्रीका की अगर बात करें तो खनिजों की दृष्टि से ये बहुत धनी प्रदेश है और यहाँ पर पाए जाते हैं हीरा, अफ्रीका, सोना और प्लेटिनम। चलिए मानचित्र में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिक्र आया है दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका को लोकेट करते हैं यहाँ पर। तो दक्षिण अफ्रीका ये जो देश है, देखिए यहाँ पर सबसे जो साउथ में पड़ता है ये है दक्षिण अफ्रीका। ये देश, एक इस देश का जिक्र आया था, एक आया था अपना अल्जीरिया, अंगोला, जाम्बिया। ये देश खनिजों के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध हैं। तो ये था दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जिक्र। ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है, ये अंगोला है, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका है। यहाँ नाइजीरिया, नाइजर, ये जो देश हैं, अल्जीरिया, यहाँ पर जो खनिज तेल है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
हम जिक्र करते हैं एक और महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मानचित्र के माध्यम से कि ऑस्ट्रेलिया में कहां-कहां पर खनिज पाए जाते हैं। यहां आप चित्र में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध देश है। जो दो प्रदेश जिनका जिक्र आया है, जिनका नाम है कूलगार्डी और कालगुरली, ये वो प्रदेश हैं। यहाँ सोने के बहुत ज्यादा निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं। कालगुरली और कूलगार्डी, ये दो जो प्रदेश हैं, यहाँ पर सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में भी बहुत अधिक मात्रा में आपको खनिज मिल जाएंगे और मध्य भाग में हालांकि कम खनिज है यहाँ पर, लेकिन ये जो हिस्सा है यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, दोनों ही हिस्सों में खनिजों का निक्षेपण बहुत अधिक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी हम कह सकते हैं कि खनिजों के मामले में बहुत अधिक धनी महाद्वीप है। एक और महाद्वीप बचता है जो निर्जन है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर खनिज मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक है। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भू विज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी नहीं रहता है। सिर्फ वहां पर लोग जाते हैं क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल, ये चीजें वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। हालांकि वहां से अभी उनका दोहन शुरू नहीं हुआ है, उनको निकालना शुरू नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ये मिलेंगे। यहाँ पर दो प्रदेश आपको याद रखने हैं, ट्रांस अटलांटिक पर्वत और पूर्वी अंटार्कटिका। यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के निक्षेप मिल सकते हैं। तो अब हम इन दो क्षेत्रों को लोकेट करने की कोशिश करेंगे अंटार्कटिका के मानचित्र में। ये अंटार्कटिका का मानचित्र है। जिस ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स का जिक्र यहाँ पर हुआ है वो यहाँ है। ये बर्फ के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। इनके इस पार ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स, इसके इस पार में, इस क्षेत्र में खनिजों के निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है। और एक और जगह का जिक्र आया है इसमें, जिसका नाम है प्रिंस जो हिल्स हैं, प्रिंस जो माउंटेन्स हैं, वो यहाँ पर है इस क्षेत्र में। ये पूर्वी हिस्सा है और ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। दोनों ही हिस्से जो हैं वो माने जाते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर खनिज जो है वो मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि खनिजों का वितरण किस प्रकार से पूरी दुनिया में है। आज का जो आपका अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।